अशोक और उसका धर्म, तो अशोक और धर्म लिखा है, ठीक है। उन्होंने बड़ा प्रचार किया था अशोक ने धर्म का, तो उसके ऊपर है। अशोक को भारतीय इतिहास में एक महानतम शासक माना जाता है। उसकी प्रशंसा सैन्य गतिविधियों से तुलना में उसकी धर्म से ज्यादा नीतियों के रूप में की जाती है। देखिए उसकी सेना कितनी बड़ी थी, इतना लोगों को नहीं पता है, ना ही इतने बारे में लोग उस पर बात करते हैं, जितना कि ये उसके धर्म को लेकर उसके बात करते हैं, क्योंकि उसने उसको ज़्यादा प्रचार किया था। इतना क्या, एक ही लड़ाई लड़ी थी, एक लड़ाई के बाद कभी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, लोगों को उसकी सेना या पावर के बारे में नहीं दिख रही, लेकिन उसने जो पूरे लाइफ टाइम उसने जो धर्म का प्रचार किया था, लोगों को वो जरूर दिख रहा है, इसलिए उसका धर्म बहुत फेमस हुआ था। तो कईयों विद्वानों का जो है ये बात मानना है कि बौद्ध जो है वो बौद्ध धर्म से जो है ये इन्फ्लुएंस थे। अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए वो चाहते थे कि हर तरफ जो है बौद्ध धर्म, ठीक है। परंतु इसमें कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती, क्योंकि धर्म का बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से कुछ लेना देना नहीं है। यह तो आचार संहिता या आदर्श सामाजिक व्यवहार था जो विश्व के सभी धर्मों में सामान्य रूप से मिलता है। ये जो भी चीज करते थे ये लगभग सभी धर्मों में मिलता है, और जिसको अपनाने के लिए उसने अपनी प्रजा से अनुरोध किया। यद्यपि स्वयं अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु उसने कभी भी किसी अन्य मतों या धर्मों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया। अशोक कालीन शिलालेखों के गहन अध्ययन से पता चलता है कि कुछ विशेषता थी, जैसे कि उसके अंदर करुणा थी, दान दक्षिणा थी, सच्चाई, पवित्रता, अच्छा व्यवहार था। धर्म के अंदर आपको करुणा दिखाई देती है, दान दक्षिणा दिखाई देती है, सच्चाई दिखाई देती है, पवित्रता और अच्छा व्यवहार दिखाई देता है। ये जितनी भी बातें हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है, वो या तो शिलालेखों में पत्थरों में कुरेद कर, ठीक है, इन सभी चीज़ों से, या कोई पुरानी किताबें होती हैं उनसे हमें पता चलता है। शिलालेख एक में देखा जाता है तो वहाँ पर पशुओं के वध पर पाबंदी लगाई जाती है, पशुओं का वध ना हो। शिलालेख 2 पर यह घोषित किया गया है कि अस्पताल, सड़कें, सराय और कुओं का निर्माण, छायादार पेड़ लगाने का उपाय किया जाए। चट्टानों पर खुदे 3रे और 4वें और 12वें अभिलेखों से पता चलता है कि माता पिता, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों मतलब भिक्षुओं का सम्मान करना चाहिए। उसने अपने राज्य में धन महाभाग नामक विशिष्ट प्रकार का एक काम करवाने वाले को भी नियुक्त किया था। 12वें शिलालेख से हमें पता चलता है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। राजा प्रियदर्शी मतलब ईश्वर का प्रिय है। सभी संप्रदायों का ये सम्मान करता है, चाहे वह सन्यासी है, चाहे वह सन्यासी हो, कोई गृहस्थ हो, विविध प्रकार का उपहार और सम्मान देकर उसका आदर करता है। हम यहाँ पर समानता का प्रतीक दिखाता है कि समानता किस तरीके से हम कर सकते हैं हर किसी के साथ। हर किसी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। दया, दक्षिणा, दान, ये सारी चीज़ें सिखाता है। ईश्वर प्रिय बताता है यहाँ पर कि ये जो भी है वो ईश्वर के सब प्रिय है। अशोक ने अपने साम्राज्य में सामंजस्य, शांति स्थापना के लिए दूसरे विकल्प का चुनाव किया। दूसरा विकल्प था कि विभिन्न मतभेदों वाला समूह परस्पर सद्भाव और सहृदयता उत्पन्न करके एकता प्रदान की जाए। अतः भारतीय इतिहास में एकता का अशोक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पहला एक ऐसा शासक था जिसने युद्ध और आक्रमण के स्थान पर शासन की नीतियों का चुनाव किया था। तो इसमें अशोक की बात बताई गई कि ये उस टाइम पर ऐसा दिखाना चाहता था कि सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एकता करें, एकता में रहे, एकता में बंधे रहे। और ये पहला ऐसा शासक था जिसने युद्ध को हटाकर शांति को सामने लेकर आया, और उसने ये धर्म को अपनाया था। तो धर्म में जो जो बातें लिखी गई है ना, तो एक आचार संहिता है कि मतलब लोगों को व्यवहार कैसा करना चाहिए, और ये सभी धर्मों में है। तो वो इस पे सपोर्ट करता था और इसको कहता था कि ये सबको करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है ये टॉपिक फिनिश, अशोक और उसका धर्म।
अशोक और उसके धम्म में यह है कि अशोक और धम्म में लिखी हुई जितनी भी आचार संहिता है, जितना भी व्यवहार को लेकर बातें हैं, वो उस पर सपोर्ट करता था और चाहता था कि उसकी सारी जनता इस चीज़ को सपोर्ट करे और एकता के साथ। अब आ जाता है मौर्य के अधीन भारत कैसा था। ये तो अशोक मौर्य काल का एक शासक था, लेकिन जब मौर्य थे तब उस टाइम पर समाज में कैसा चलता था, लोग कैसे रहते थे, समाज कैसा चलता था, अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो मौर्य शासन के बहुत ही बेहतर पद्धति स्थापित की थी। इसके राजा की मुख्य भूमिका थी, मंत्री परिषद की सहायता ली जाती थी और प्रशासन से संबंधित सभी मामले जैसे लगान निकालना, लगान वसूल करना, कानून की व्यवस्था करना, युद्ध, किसी भी संदिग्ध विषय में अंतिम निर्णय स्वयं राजा ही लेता था। उससे आशा की जाती थी कि वह बहुत कुशल हो और हर समय उसके प्रशासन अधिकारियों की पहुंच उस तक बनी रहे। मतलब जब भी अधिकारियों को उसकी जरूरत हो अपने बात पहुंचाने की कि समाज में ये जो चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, तब राजा वहां मौजूद हो और राजा उस वक्त सही डिसीजन ले सके। अपने शिलालेखों के एक अभिलेख में उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि सामान्य जनता कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उनसे मिल सकता है। उसने ये भी घोषित किया कि संपूर्ण प्रजा उसकी संतान के समान है और उन सभी की सुख समृद्धि की कामना करता है, ना सिर्फ इस संसार में बल्कि मृत्यु के बाद दूसरे लोक में। तो उनकी सोच काफ़ी अच्छी थी। सोच में ऐसा था कि आप सभी प्रजा जो है वो मेरी संतान है, मेरी संतान हो और आपका ख्याल रखना ये मेरा फर्ज है। यही आज अब सब जीवित है तभी नहीं, मृत्यु उपरांत में, आपके मरण के बाद अब जिस लोक में हो वहाँ की भी मैं कामना करता हूँ कि वहाँ पर भी आप सुरक्षित हैं। और एक और सकता है कि उसके अंदर किसी भी वक्त किसी प्रजा को अगर राजा से मिलना होता था तो वो मिल सकता था। इन अधिकारियों को अमात्य महामात्र अध्यक्ष कहकर बुलाया जाता था। अमात्य महामात्र अध्यक्ष करके बुलाया जाता था इन मंत्रियों को। शास्त्र में 27 ऐसे अध्यक्षों को और अधीक्षकों की सूचना दी गई है जिनका दायित्व आर्थिक विभागों जैसे कृषि, खनन, बुनकर, व्यापारिक विभागों का संचालन करना है। ये था उस टाइम का समाज, मतलब समाज के अंदर में ये था उस टाइम का कानून परिषद कैसा चल रहा है, मंत्री परिषद कैसा चल रहा है, लोगों के पास क्या क्या ड्यूटी होती थी, ये वो। अब आ जाती है सेना। तो मौर्य के पास एक बहुत विशाल सेना थी। यूनानी लेखक जास्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक थे, क्योंकि पैदल सैनिक हमेशा ज़्यादा होते हैं। 30,000 घुड़सवार थे, मतलब हर किसी को घोड़े नहीं दिए जा सकते, तो जिनको घोड़े चलाना आता था बढ़िया उन्हीं को घोड़े दिए जाते थे, तो वो 30,000 थे। और 9,000 हाथी चलाने वाले थे और 8,000 जिनके पास रथ दिए जाते थे। इसका मतलब वो 8,000 जो है वो थोड़ा सुप्रीम हो गया, क्योंकि सुप्रीम लोगों को ज़्यादा सहूलियत दी जाती है। उससे नीचे आ जाते हैं हाथी, जिनको हाथी चलाना आता है, जिनको घोड़े चलाना आता है। हाथी कम होता था, हाथी हमेशा किसी के पास हमेशा हाथी कम ही होते हैं, घोड़े ज़्यादा होते हैं, हाथी कम होते हैं, रथ जो है उससे कम होंगे। तो रथ के लिए पूरा बनाना पड़ेगा, तो पूरी चीज़ें बनानी पड़ेगी और उसके लिए एक सारथी भी चाहिए जो चलाएगा। तो ये एक सहूलियत किसी महान, मतलब जो उधर के सबसे मेन बंदे उनको देंगे ना, या आम ही किसी को दे देंगे, इसलिए सहूलियत के हिसाब से चीज़ें बनेगी। और जब नॉर्मली बस हमें अपनी संख्या बढ़ानी है, इसलिए पैदल सैनिक ज़्यादा होते हैं। ऐसा लगता है कि ये संख्या बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखी गई है, परंतु मौर्य के पास एक विशाल सेना थी, इसमें कोई संदेह नहीं। मेगास्थनीज ने लिखा है कि सेना की विभिन्न शाखाओं की प्रशासनिक कार्य की पूर्ति प्रत्येक में 5 सदस्यों की सदस्यता से गठित 5 समितियां बनाई गई थी। किलों की सीमाओं को सुरक्षा करने का दायित्व जिसे दिया गया था उसे अंतःपाल कहा जाता था। तो जो किलों की सुरक्षा करता था उन्हें अंतःपाल कहते थे। ऐसा देख के लग रहा है कि इन सब संख्याओं को काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, लेकिन मेगास्थनीज जो उस टाइम पर उसके दूत थे और उनके दरबारी में भी थे, उन्होंने ये बताया कि हर इस सेना को प्रशासनिक रूप से 5 समितियों में बांटा गया।
उसमें से जो किलों की सुरक्षा करता था उसको हम अंतःपाल कहते थे। जहां तक न्यायिक प्रशासन संबंध है तो राजा सर्वोच्च प्राधिकारी था, परंतु गांवों और प्रदेशों के स्तर पर दीवानी और आपराधिक अदालतें काम करती थी। ऐसा लगता है कि शायद अधिकांश मामलों का निपटारा गांव के बुजुर्ग ही करते थे। वैसे सबसे ऊपर में जो है वो राजा है, सर्वोच्च पे राजा है, सभी जानते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे मामले में आ जाते थे ना, गांव कस्बे, तो उधर हर वक्त राजा नहीं है उपस्थित हो सकते कि राजा एक अकेला व्यक्ति है, एरिया बहुत बड़ा है, हर जगह नहीं मौजूद हो सकता। तो वहाँ पर जब गांव के बड़े बुजुर्ग होते थे वो फैसला कर लेते थे। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य के 4 अन्य प्रदेशों में बांटा गया, जिनकी राजधानी थी तक्षशिला उत्तर पश्चिमी भारत, सुवर्णगिरी दक्षिण भारत, तोसाली पूर्वी भारत, उज्जैन पश्चिमी भारत। इनका नियंत्रण राजकुमारों के नियंत्रण में रखा जाता था। तो इसमें राजा ना जाते हुए राजकुमार जाते थे इनको कंट्रोल करने के लिए, जिन्हें कुमार कहते थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन संचालन 5 सदस्यों की 6 समितियों में किया गया, मतलब 6 ग्रुप है, उसके अंदर 5 लोग हैं। ऐसे 6 ग्रुप 30 लोग हो गए, जिनको 5 में बांटा गया। सबको अपने अपने अलग अलग काम दिए गए। किसी को उद्योग दिया गया, किसी को विदेशी, किसी को जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने के लिए, व्यापार बाजार संचालन व्यवस्था पे, किसी को संग्रहण का काम करने के लिए। तो सभी को अपने अलग अलग काम दिए गए थे और उस अलग अलग काम करने के लिए 5 सदस्यों की एक 6 ग्रुप की समिति बनेगी। अब आ जाता है अर्थव्यवस्था, कला और समाज। समाज कैसा था, कला कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो जैसे बताया गया कि उनके पास एक स्थायी सेना थी। स्थायी सेना का मतलब होता है कि सेना आपके पास हमेशा मौजूद होती है। अस्थायी सेना का मतलब होता है वो सेना किसी और के पास होती है, आपको जब जरूरत होती है तब आप उस सेना को आप अपने पास लेते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। इन सैनिकों और कर्मचारियों को नगद भुगतान किया जाता था। जैसे कि आगे का देखा जाए ना, तो मिडिवल में होता क्या था, अकबर के टाइम पर ये मिडिवल वाले में नगद भुगतान नहीं करते थे, मतलब कैश में भुगतान नहीं करते थे, उनको जमीनें दी जाती थी, नगद भुगतान नहीं किया जाता था, मनसबदारी बनाकर जमीन दी जाती थी। नगद में क्या होता है, आपके पास कोई जमीन नहीं होती, आपके पास सिर्फ कैश होता है, आपको लड़ना है पैसे लेने का, लड़ना है पैसे लेने, नहीं लड़ रहे तो पैसे नहीं मिल रहे, ये लॉजिक था। जमीन मिलने के बाद आप उस जमीन का यूज करते चले जाते, यहाँ फंस गया था मनसबदारी से। तो नगद भुगतान किया जाता था। तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्यतः करों को पर्याप्त नहीं समझा जाता था, कि सिर्फ कर मिले उतना काफी नहीं था, हमें कुछ और भी करना है। ज्यादा से ज्यादा संसाधन पैदा करने के लिए अनेक प्रकार की गतिविधियां चलाई गई, कि संसाधन बहुत सारे आए, सिर्फ लोगों से टैक्स वसूल ले, इससे लोगों सरकार की इनकम नहीं बन रही थी, राजा को इनकम नहीं मिल रही थी, उनको और संसाधन पैदा करने पड़ रहे थे ताकि इनकम हो। दूसरा अर्थव्यवस्था मुख्य आधार था कृषि। मौर्य समाज में पड़ती या फिर खाली भूमि की खेती बाड़ी का उपयोग में लाने के लिए नए कृषि आधारित स्थलों का निर्माण कराया। पड़ती का मतलब होता है खाली, जमीन को खाली छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह पे खेती करते हैं, और उस टाइम पे उसको खाली छोड़े जाते हैं। बारिश मौसम वगैरह सब आता है और बारिश से उसका क्या हो जाता है, उपजाऊपन आ जाता है। जब ये आ जाता है तो फिर हम इसको खाली छोड़ देते हैं और इधर खेती करने लग जाते हैं। इस तरह से दोनों को न्यूट्रिशन भी मिल जाता है और खेती भी हो जाती है और किसी भी मिट्टी को ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। यह है पड़ती वाला लॉजिक। तो गांवों का स्वामित्व राजा के पास था और जो भी कर्मचारी उनकी देखभाल करते थे उन्हें सीता अध्यक्ष कहा जाता था। सीता अध्यक्ष और कृषि अधीक्षक कहते थे। या फिर देखिए, जो भी कर्मचारी होते थे जो गांव में स्वामित्व था और जो भी कर्मचारी वहाँ देखभाल करते थे उन्हें सीता अध्यक्ष या फिर कृषि अधीक्षक कहे जाते थे, कि गाँव में ही कृषि होगी और इसलिए। शासकीय कृषि क्षेत्र अतिरिक्त निजी भूमि स्वामी भी थे
और सिंचित भूमि के लिए किसानों को अधिक कर देना पड़ता था। अगर ऐसी भूमि है जहाँ पर सिंचाई भी करवानी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। बलि या फिर भूमि कर का लगान मुख्य अंग था, जो कुल उत्पादन के छठे भाग के बराबर था। जो कुल उत्पादन के छठे भाग के बराबर मात्रा की दर से देना होता था। किसानों को और उनके अन्य करों को भुगतान करना पड़ता था, जैसे कि पिंड कर, हिरण्य भाग, भोग। ये उस टाइम पे ऐसे नेम से पुकारा जाता था। विविध प्रकार की चीजें थी, जैसे अनेक प्रकार की किस्म के चावल, जौ, जई, बाजरा, गेहूं, गन्ना और अनेक प्रकार की दालें, मटर, तिलहन, तेल वाली फसलें, जिन्हें आज हम मुख्य रूप से पहचानते हैं। सिंचित भूमि के लिए अलग टैक्स देना पड़ रहा है। मौर्य शासनकाल में व्यापार और अर्थव्यवस्था को बहुत ही बढ़ावा मिला। साम्राज्य के लगभग सभी भागों पर अपना प्रभाव छोड़ा। वस्त्र उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे वाराणसी, जो आज भी है। वाराणसी की साड़ी आज भी बहुत इम्पोर्टेंट जगह निभाती है। बंगाल की साड़ी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। मथुरा, बंगाल, गांधार और उज्जैन, तो मुख्य केंद्र थे वाराणसी, मथुरा, बंगाल, गांधार और उज्जैन। खनन और धातुकर्म की एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी, मतलब धातुकर्म, धातु वगैरह बनाना, इस काम का एक अलग गतिविधि बनाई गई थी। व्यापार का संचालन भूमार्गों और जलमार्गों दो तरीके से होता था। लोग जमीन से भी, जैसे बैलगाड़ी, जिस भी गाड़ी से ढो के सामान लेकर चले जाते थे, नहीं तो पानी, नदी आ जाते थे, जो भी आ जाता था उन सब से भी लोग सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेचा करते थे। ठीक है, अब हवाई वाला तरीका तो हो ही नहीं सकता, ना उस टाइम पे पॉसिबल था, ना है। पाटलिपुत्र अनेक व्यापारिक मार्गों के जरिए इस उपमहाद्वीप के सभी भागों से जुड़ा हुआ था। पाटलिपुत्र पट्टन सभी जगह से जुड़ा हुआ था। उत्तर पश्चिम में सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था तक्षशिला, जो आगे मध्य एशिया के बाजारों से जुड़ा हुआ था। तो पूर्व में, ईस्ट में ताम्रलिप्ति, जो बंगाल में आपको तामलुक के नाम से जानते हैं, और पश्चिम में भड़ोच। ये दो जो है बंदरगाह थे महत्वपूर्ण। अब बंदरगाह का मतलब है यहाँ जहाज होंगे, और जहाज होंगे तो ये किसी दूसरे कंट्री से व्यापार करेंगे। जैसे अभी स्टेट टू स्टेट व्यापार हो रहा है, महाजनपद से महाजनपद, जनपद से जनपद में हो रहा है, प्रादेशिक राज्य में हो रहा है ना। और यहाँ पर अब व्यापार हो रहा है, जब आप जहाज की बात कर देते हो, बंदरगाह की बात कर देते हो, समुद्र की बात कर देते हो, तब व्यापार होता है एक स्टेट से नहीं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के। अब आ जाता है यहाँ पर कला। तो कला है यहाँ पर कि यहाँ पर शिल्प कला के जो है वो शासन में आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। शिल्प, मूर्ति वगैरह बनाना। तो शहरों में रहने वाले कारीगर नगद राशि या किसी अन्य चीज से राजा के लिए फ्री में निःशुल्क कार्य कर चुकाना पड़ता था। तो उनके लिए वो जो भी बनाते थे आकृति वो फ्री में बना देते थे, ताकि उनको कर ना चुकाना पड़े, टैक्स ना देना। व्यापारी और कारीगरों को संगठन रूप में व्यवस्थित किया जाता था, जिन्हें श्रेणियां या गिल्ड कहा जाता था। इस उपमहाद्वीप में बड़े पैमाने में लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ, इसका श्रेय मौर्यों को जाता है। लोहे के उत्पादन पे मौर्यों को एक छत्र अधिकार था, उसी को अधिकार था लोहे का यूज करने का, क्योंकि सेना, व्यापार, खेतीबाड़ी क्षेत्रों में लोहे की अत्यधिक मांग थी। तो ये कारोबार लोहा अध्यक्ष नामक शाही कर्मचारी की निगरानी में होता था। जो भी लोहे का काम संभालता है उसकी निगरानी में होता था। ये लोहा कितना आ रहा है, कितना यूज होता है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है। तो जहाँ तक समाज का संबंध है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद भी वर्ण व्यवस्था अभी भी मौजूद थी। जहाँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये कहते थे कि कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सारे मनुष्य एक समान है, सभी ईश्वर के लिए है और प्रेम के लिए, प्यार करने के लिए, एकता के लिए है, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था वो तब भी मौजूद थी। वो जो वैदिक था वो हट गया, वर्ण व्यवस्था हट गई, नहीं है वो तब भी थी।
सामाजिक श्रेणी क्रम में ब्राह्मण और क्षत्रिय अभी भी सर्वोच्च स्थान पे थे। अधिकाधिक व्यापार और वाणिज्य के में वैश्य व्यापार करने वाली जातियां थी। शूद्रों के सामाजिक स्तर पर सुधार हुआ था। शूद्रों को अब कृषि और शिल्प कलाओं के काम में शामिल किया जाता था। ये हो गया कि शूद्रों को थोड़ा सा सपोर्ट मिला था, वो उसकी स्थिति पहले से तो सुधरी थी। इस काल में अछूतों की संख्या में काफी वृद्धि देखने में आई। मौर्य काल में प्राचीन भारतीय कला और वास्तुशिल्प के प्राचीनतम नमूने भारत को उपलब्ध कराए। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में बने महल की भव्यता का विस्तृत विवरण किया है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है अर्थव्यवस्था, कला और समाज। जैसे कि अर्थव्यवस्था किस तरह की थी उस टाइम पर, लोग अर्थव्यवस्था किस किस से पैसे कमाया जाता था, और हर पैसे कमाने के लिए उन्होंने एक एक को अपॉइंट किया था जो इसकी निगरानी रखता था। उस टाइम के लोग गिल्ड में काम करते थे और राजा के लिए निःशुल्क रूप से काम करके अपना टैक्स चुकाते थे। और समाज उस टाइम पे तब भी वन व्यवस्था मौजूद थी, और बौद्ध और जैन धर्म होने के बावजूद भी वन व्यवस्था मौजूद है। लेकिन शूद्रों की स्थिति थोड़ी सुधरी थी, वो अब कृषि या ऐसे कार्यों में, शिल्प कलाओं में शामिल हो सकते थे। इतने दो नाम है यहाँ पर, एक राजा दशरथ है, ठीक है, राम वाला नहीं, दूसरा है राजा दशरथ। और पश्चिमी भाग जो था वो संप्रति के अधीन था। इतने बड़े साम्राज्य का पतन फाइनली हुआ कैसे? इतिहासकार मानते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के बाद अशोक काफी शांति प्रिय हो गए। सेना दुर्बल हो गई क्योंकि कोई लड़ाई होती ही नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि अशोक का धार्मिक नीति ने ब्राह्मणों का उसका विरोधी बना दिया था, क्योंकि अशोक ने पशु बलि पर रोक लगा दी थी कि पशु बलि आपका हिंसा हो गई, और किसी भी तरह के हिंसा के लिए वो मना करता था। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति और धार्मिक कार्यकलापों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए पुष्यमित्र शुंग जो उस टाइम पे ब्राह्मण सेनापति था, उस टाइम पे ब्राह्मण जो है एक ब्राह्मण सेनापति था, वह अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी थी। परंतु इसको सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि अशोककालीन शिलालेखों से पता चलता है कि अशोक ब्राह्मणों को पूरा सम्मान देता था। फिर ब्राह्मण उनकी हत्या कैसे कर सकते? इसके अतिरिक्त यह सच है कि अशोक ने शांति और सामंजस्य की नीति को अपनाया, परंतु अपने सैन्य बल को समाप्त नहीं किया था। किसी भी आक्रमण के मुकाबले के लिए हमेशा तत्पर रहा। ये भी है कि भले ही वो लड़ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने आर्मी को इतना अच्छे से बना रखा था कि अगर कोई सामने से लड़ाई आए तो वो लड़ाई कर सके, है ना, लड़ सके। पतन का एक कारण शायद हो सकता है कि मौर्य वंश की शासन दुर्बल उत्तराधिकारी राजाओं को मिल गई थी। मतलब उस टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे संस्थापक था, इसलिए मतलब वो पावरफुल था। बिंदुसार जिसने बनाए रखा तो वो भी थोड़ा बहुत पावरफुल था। अशोक जिसने उसको बहुत चरम सीमा पे बना दिया, मौर्य साम्राज्य को हर जगह परिचित करवा दिया, भले अपने धर्म प्रचार से ही, धर्म घोष से ही हर जगह परिचित करवा दिया, वो भी पावरफुल था। तो हो सकता है कि ये तीन राजाओं जैसा अगला जो उत्तराधिकारी था वो ना हो, इसलिए मौर्यकालीन जो है मौर्य साम्राज्य वो डूब गया। ये शासक दूर दराज क्षेत्रों के उन अधिकारियों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाए जो अत्याचारी बन चुके थे और केंद्र के हितों के विरुद्ध काम कर रहे थे। यह भी संभव है कि मौर्य साम्राज्य की किसी प्रकार के आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा होगा। उस काल के कुछ सिक्कों के मूल्य कम होने से इस बात का पता चलता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर होने लगे थे। यह संकट शायद अत्यधिक दान दक्षिणा अथवा साम्राज्यिक प्रशासनिक प्रणाली पर अधिक खर्च किए जाने से भी संभव हो सकता है। तो वो इतने ज़्यादा दान दक्षिणा करते थे, समाज को इतनी ज़्यादा भलाई कर रहे, तो हो सकता है कि उसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। मतलब जितने भी लोग थे उनके अंडर काम करते थे, लेकिन सबने अब अपने आप में पावर बढ़ाने की कोशिश की होगी और वो सबको कंट्रोल नहीं रख पाया, तो सबने अपने आप को केंद्र से
जो मेन केंद्र है वो मौर्य साम्राज्य है, उससे सबने अपने आप को अलग कर दिया, अपने आप को सबने अलग कर दिया। और मौर्य साम्राज्य का धीरे 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 विखंडन होने लगा और मौर्य साम्राज्य पतन हो गया। परंतु इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कृषि और लोह तकनीक के प्रसार में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। इसका परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य के बाद क्षेत्रीय राज्यों को पनपने का अवसर मिला। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का पतन है। इसमें कई बातें हैं, जिसमें कोई बात कहता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है, पुष्यमित्र शुंग, इसने ये ब्राह्मण सेनापति है जिसने मौर्य के जो लास्ट भरतरथ की मृत्यु कर दी थी ना, और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग उसके बाद साम्राज्य को संभाल रहा था और शुंग वंश की स्थापना उसने कर दी थी। लेकिन कई रूप से ये गलत माना जा सकता है क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण थे और मौर्य साम्राज्य में ब्राह्मणों की काफ़ी इज्जत होती थी, तो इसलिए ये मानना तो थोड़ा गलत हो जाता है। हो सकता है कि उसके बाद में आने वाले जो उत्तराधिकारी है वो पूर्ण रूप से साम्राज्य को संभालने में नाकामयाब हुए होंगे, वो सही से संभाल नहीं पा रहे होंगे और इसी के कारण साम्राज्य जो है विखंडित होता गया, टूटता चला गया और वो संभाल नहीं पाए और इसके कारण धीरे 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 वो पतन हो गया। लेकिन इससे सही बात ये हुई थी कि सभी जो धीरे धीरे क्षेत्र अलग हुआ था वह अपने आप में पनपने लगे और बड़े होने लगे और उनका विकास होने लगा। इस प्रकार से इस पार्ट 2 का भी और इस चैप्टर का भी अंत होता है।